हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 प्लस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है इसे किसने बताया? तो पॉटर ने पेपेन नामक एंजाइम का प्रयोग करके एंटीबॉडी की संरचना का विस्तार से अध्ययन किया था। तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले किसने स्टडी किया था? तो पॉटर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेपेन नामक एंजाइम का प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद उन्होंने क्या बताया? एंटीबॉडी की संरचना का या फिर हम कहे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी की सबसे पहले। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो सभी जो एंटीबॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। या फिर हम क्या कहें? इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन। तो हमने कहा सभी एंटीबॉडीज जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है? तो इसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर हम कहें प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन भी इसे कहते हैं। शॉर्ट में इसे कैपिटल आई और स्मॉल जी से भी दर्शाते हैं। तो कब इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाए, कब इसे एंटीबॉडी कहा जाए? व्हेन IG यानी क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबुलिन reacts with specific antigen, so it is called एंटीबॉडी। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन इसे कब कहा जाएगा और एंटीबॉडी से कब कहा जाएगा? तो जब कोई इम्यूनोग्लोबुलिन किसी विशिष्ट प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो तब इसे क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा उसे तब कहा जाता है। और जब ये कोई भी एंटीजन के साथ कोई विशिष्टता नहीं दर्शा रहा होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? तो तब इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं या फिर तब हम इसे प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन कहते हैं। तो जब कोई IG या इम्यूनोग्लोबुलिन किसी विशिष्ट प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो तब इसे क्या कहा जाता है? तो तब इसे एंटीबॉडी या जिसे AB भी दर्शाते हैं, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं।
और ये जब किसी भी एंटीजन के साथ कोई विशिष्टता नहीं दर्शा रहा है, कोई स्पेसिफिसिटी जो है वो नहीं शो कर रहा है, तो तब इसे क्या कहेंगे, तो तब इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाएगा। तो सभी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी यानी AB इम्यूनोग्लोबुलिन है, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी नहीं होते। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की या फिर प्रतिरक्षी की संरचना की। सबसे पहले हमने कहा पोर्टर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेपेन नामक एंजाइम का प्रयोग किया और जो है इसकी विशिष्ट संरचना का सबसे पहले अध्ययन किया था। एंटीबॉडी जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो एंटीबॉडी ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इसे क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन या इसे प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन भी कहते हैं और जिसे हम शॉर्ट में IG से भी दर्शाते हैं और एंटीबॉडी को AB से दर्शाते हैं। फिर हमने कहा कि जब कोई इम्यूनोग्लोबुलिन किसी विशिष्ट प्रतिजन के साथ या विशिष्ट जो एंटीबॉडी होती है, स्पेसिफिक जब एंटीजन होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करता है तो तब इसे हम क्या कहते हैं, तो तब हम इसे एंटीबॉडी कहते हैं। और जब किसी भी एंटीजन के साथ कोई विशिष्टता नहीं दर्शाता है तब हम इसे क्या कहेंगे, तो तब हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहेंगे। यानी कि सभी एंटीबॉडीज जो है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी नहीं होते हैं। तो ये था इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इस तरह से रहता है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का दिखाई देता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, या फिर ये कैसी संरचना है, वाई आकार की संरचना है। जो कि किससे मिलकर बनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, या फिर हम कहें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सी है, तो इसमें होती है 2 हैवी चेन और 2 दिखती है इसमें लाइट चेन। तो अब इसमें 2 चेन जो है वो देखेंगे कौन कौन सी, 2 है इसमें हैवी चेन और 2 हम इसमें पढ़ेंगे लाइट चेन के बारे में। यानी कि 2 हो गई भारी श्रृंखला और 2 इसमें दिखाई देगी हल्की श्रृंखला। तो हमने कहा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इसका रहता है या वाई आकार की ये संरचना होती है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 2 हम इसमें देखेंगे हैवी चेन और 2 हम इसमें देखेंगे लाइट चेन, यानी कि 2 भारी श्रृंखला और 2 हल्की श्रृंखला जो है इसमें मौजूद रहती है। हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट देखें हम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 50 किलो डाल्टन और इसका रहता है 25 किलो डाल्टन। ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, आणविक भार। फिर हम इसमें अगर अमीनो एसिड्स की बात करें या फिर अमीनो अम्ल कितने देखे जाते हैं, तो हैवी चेन में देखे जाते हैं 450 अमीनो अम्ल और लाइट चेन जैसा कि नाम में है तो ये क्या होगी, हल्की होगी। इसमें जो है अमीनो अम्ल की संख्या जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसमें लगभग 220 अमीनो अम्ल देखे जाएंगे। तो हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार होगा 50 किलो डाल्टन, लाइट चेन का होगा 25 किलो डाल्टन। और अमीनो अम्ल की बात करें तो इसमें भारी श्रृंखला में देखे जाएंगे 450 अमीनो अम्ल और हल्की श्रृंखला में देखे जाएंगे 220 अमीनो अम्ल। तो ये है हमारी जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये दोनों कौन सी है, ये है हैवी चेन इसकी,
ये दोनों है हैवी चेन, और ये रेड कलर की जो है वो आपको दिख रही है, ये क्या है, इसकी लाइट चेन या फिर इसकी हल्की श्रृंखला। तो दो हो गई फर्स्ट हैवी चेन और ये हो गई इसकी सेकंड हैवी चेन, ये हो गई फर्स्ट लाइट चेन और ये हो गई इसकी सेकंड लाइट चेन। अब ये हैवी चेन और लाइट चेन जो है आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, जिसके द्वारा ये क्या रहती है, आपस में जुड़ी रहती है, हैवी चेन और लाइट चेन। अब ये भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला लगभग 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इनमें देखे जाते हैं। 16 में अगर आपको देखें तो यहां पे पाया जाता है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हो गया इसका दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हो गया इसका तीसरा, ये चौथा डाइसल्फाइड बॉन्ड। सेम इसी तरह से यहां पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड देखा जाएगा, और एक हो गया ये। तो टोटल कितने हुए, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, 10 हो गए, और यहां पे भी देखा जाएगा। तो ये कितने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया इसका 5वां डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर है नेक्स्ट 6 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 7th, 8th, 9th, और ये हो गया 10th। तो 10 डाइसल्फाइड बॉन्ड ये हो गए, एक यहाँ पे देखा जाएगा, एक यहाँ पे, 12, 13, 14, 15 और 16। तो लगभग कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, तो इसमें डाइसल्फाइड बंध की संख्या होती है 16। फिर हम कहें इनमें वेरिएबल रीजन और इसमें कांस्टेंट रीजन जो है वो देखा जाता है। वेरिएबल रीजन हम किस में कहते हैं, तो ये है इसका वेरिएबल रीजन, ये हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन जिसे कि VH से दर्शाया है, और जो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है उसे हमने VL से दर्शाया है। ये हो गया हैवी चेन का वेरिएबल रीजन और ये हो गया लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन यानी क्या हो गया, परिवर्तनशील क्षेत्र। तो सबसे ऊपर वाले जो क्षेत्र है हम उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल रीजन या परिवर्तनशील क्षेत्र कहते हैं। परिवर्तनशील क्षेत्र जो है हम इसमें 4 देखे हैं हमने, ये हो गया लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, यानी कि हम कहें हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, ये और ये दोनों किसके हो गए, हैवी चेन के वेरिएबल रीजन, या फिर हम कहें परिवर्तनशील क्षेत्र है भारी श्रृंखला के। अब इसमें इसी तरह से जो नीचे वाले जो क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट रीजन, या जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर क्षेत्र। अब लाइट चेन में एक एक कांस्टेंट रीजन या फिर स्थिर क्षेत्र देखे जाते हैं। ये है इसका कांस्टेंट रीजन CH एंड CH, ये दोनों क्या हो गए, लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन, सॉरी CL एंड CL, ये किसके हो गए, लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन। और जो हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन है उसे CH1, यहाँ पे एक कांस्टेंट रीजन CH2 और यहाँ पे एक कांस्टेंट रीजन CH3 जो है वो पाया जाएगा। यानी कि हम कहें लाइट चेन में 2 क्षेत्र देखते हैं, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, यानी कि परिवर्तनशील क्षेत्र और स्थिर क्षेत्र। जबकि हम भारी श्रृंखला में देखते हैं, एक उसमें पाया जाता है परिवर्तनशील क्षेत्र और 3 इसमें देखे जाते हैं कांस्टेंट रीजन या फिर स्थिर क्षेत्र, जिसे हम CH1, CH2 और CH3 से दर्शाते हैं। तो ये हो गया इस तरफ भी CH1, CH2 एंड CH3। तो हमने बात की हैवी चेन में एक वेरिएबल रीजन जिसे VH से हमने दर्शाया, और 3 उसमें क्या देखे जाएंगे, CH1, CH2 और CH3 रीजन। ये तीनों कौन से रीजन हो गए, कांस्टेंट रीजन, या जिसे क्या कहा जाएगा, स्थिर क्षेत्र, पहला, दूसरा और तीसरा, किसका, भारी श्रृंखला का। और ये है वेरिएबल रीजन या जिसे परिवर्तनशील क्षेत्र कहते हैं।
लाइट चेन में हमने क्या कहा, तो इसमें एक होगा VL रीजन और दूसरा होता है इसमें CL रीजन, यानी कि वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, यानी कि हम कहें हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, और ये हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। तो इस तरह से है, इसमें रीजन जो है वो देखे जाते हैं। और डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने पाए जाएंगे, तो डाइसल्फाइड बंद होते हैं इसमें लगभग 16। अब ये दोनों जो हैवी चेन है आपस में हिंज रीजन द्वारा जुड़ी हुई देखी जाती है। यहां पे इसमें पाया जाता है हिंज रीजन, या जिसे हिंज क्षेत्र कहते हैं। तो ये दोनों हैवी चेन जो है आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, हिंज रीजन या हिंज क्षेत्र द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें दो टर्मिनल जो है वो देखे जाते हैं। वो दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, तो एक होता है एन टर्मिनल, और यहां पे भी क्या पाया जाएगा, एन टर्मिनल, और यहां पाया जाता है सी टर्मिनल। तो हमने बात की है इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, वाई आकार की ये संरचना होती है। फिर हमने कहा ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है एंटीबॉडी। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन कौन सी है, तो पहला है लाइट चेन और हैवी चेन, यानी कि हम कहें हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला। 2 हैवी चेन देखी जाएगी और 2 ही इसमें लाइट चेन है। हैवी चेन जो है वो पर्पल कलर की या ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, और लाइट चेन जो है वो रेड कलर की दिखाई दे रही है। फिर हमने कहा हैवी चेन जो है उसमें एक वेरिएबल रीजन और 3 जो है कांस्टेंट रीजन होंगे, यानी कि एक परिवर्तनशील क्षेत्र और 3 जो है इसमें स्थिर क्षेत्र देखे जाएंगे। स्थिर क्षेत्र को हमने CH1, CH2 और CH3 से दर्शाया है। फिर हमने कहा लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन होगा, जिसे VL और CL से हमने दर्शाया है। फिर हमने कहा ये दोनों जो हैवी चेन और लाइट चेन है आपस में किसके द्वारा जुड़ी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है, और इसमें लगभग 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। फिर हमने कहा जो दोनों हैवी चेन है वो आपस में रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये हिंज रीजन द्वारा जुड़ी रहती है या हिंज क्षेत्र द्वारा जुड़ी रहती है। अब इसमें जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसे एन टर्मिनल कहते हैं, और जो नीचे वाला टर्मिनल है उसे हम सी टर्मिनल कहते हैं। अब एंटीजन जो बाइंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और इसी से आकर जो एंटीजन है वो क्या करता है, बाइंड करता है या एंटीजन आके जुड़ता है। और एंटीजन का भी कौन सा पार्ट आके जुड़ेगा, तो एंटीजन का एपिटोप पार्ट जो है इसके एंटीबॉडी के पैराटोप पार्ट से आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिससे एंटीजन का एपिटोप भाग जो है आकर जुड़ता है, और इसमें इस एंटीबॉडी में जो है 2 पैराटोप या 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो है वो देखी जा रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एंटीजन क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एंटीजन है, ये क्या है, एक एंटीजन। अब इसका एपिटोप पार्ट कौन सा है, तो ये जो आपको भाग दिख रहे हैं ये क्या है, इसके एपिटोप। अब ये एपिटोप पार्ट जो है वो किसके साथ जाकर जुड़ेंगे, एंटीबॉडी के पैराटोप से। तो इस तरह से ये क्या हो गई हमारी एंटीबॉडीज। ये क्या है, एंटी बॉडीज, और ये क्या हो गए, पैराटोप। तो एंटीजन का एपिटोप भाग जो है वो एंटीबॉडी के पैराटोप भाग से जाकर जुड़ता है, और जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर हम उसे प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरी रिएक्शन भी दिखाई देती है। तो ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसने बताया है, तो ये बताया है प्रोपेन।
नामक एंजाइम द्वारा। यानी कि पोर्टर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेपेन नामक एंजाइम का प्रयोग किया और एंटीबॉडी की संरचना का सबसे पहले विस्तार से अध्ययन किया। एंटीबॉडीज जो है किससे मिलकर बने हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इसे इम्यूनोग्लोबुलिन बी या प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन बी कहते हैं। फिर दूसरा हमने कहा कि इसे एंटीबॉडी कब कहा जाए और इम्यूनोग्लोबुलिन कब कहा जाए? जब कोई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है या जब किसी विशिष्ट प्रतिजन के साथ या फिर स्पेसिफिक एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो तब इसे क्या कहा जाएगा? एंटीबॉडी कहा जाएगा, और नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? तब तक के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाएगा। तो सभी एंटीबॉडीज जो है वो क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी नहीं होते। फिर हमने कहा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है? वाई आकार की संरचना है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर ये बना होता है। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कौन कौन सी है? 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, यानी कि 2 भारी श्रृंखला और 2 है इसमें हल्की श्रृंखला। भारी श्रृंखला में हमने कौन कौन से रीजन है हमने देख लिए हैं। 4 रीजन देखे जाएंगे, वेरिएबल रीजन, और 3 हो गए कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन जिसे कि VH से दर्शाया है, कांस्टेंट रीजन जिसे कि CH1, CH2 और CH3 से दर्शाया है। वेरिएबल रीजन यानी कि परिवर्तनशील क्षेत्र और कांस्टेंट रीजन यानी कि स्थिर क्षेत्र। फिर हमने कहा लाइट चेन में 2 क्षेत्र देखे जाएंगे, VL और CL। इसे वेरिएबल रीजन इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे स्पेसिफिक एंटीजन जो है आकर बाइंड करता है या विशिष्ट प्रतिजन जो है आकर जुड़ता है। और यहाँ पे जो है क्या देखी जाती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट देखी जाती है, जो कि इसमें 2 है, जिसमें कि यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ जो है एंटीजन आके इससे जुड़ेंगे। फिर हमने कहा ये दोनों जो लाइट चेन और हैवी चेन है आपस में किसके द्वारा जुड़ी है? तो एक प्रकार के डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी है। फिर हमने कहा इसमें लगभग 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखे जाएंगे। और फिर हमने कहा ये जो दोनों हैवी चेन है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी है? हिंज रीजन या हिंज क्षेत्र द्वारा जुड़ी है। फिर हमने कहा जो हैवी चेन है वो उसका आणविक भार कितना है? 50 किलो डाल्टन है, और जो लाइट चेन है उसका 25 किलो डाल्टन है। हैवी चेन या भारी श्रृंखला जो है 450 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है, जबकि लाइट चेन जो है 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। फिर हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में भी बताया। एंटीजन का एपिटोप भाग जो है वो एंटीबॉडी के पैराटोप भाग से जुड़ता है, और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, तो हम इसे क्या कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या प्रतिजन प्रतिरक्षा क्रिया कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको हमारे ऐप पर पढ़ा चुकी हूँ इम्यूनोलॉजी के अंदर, जिसमें कि सभी प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस भी मैंने बताई है। तो हमारे ऐप 12+ पर ये पूरे वीडियोस जो है वो अवेलेबल है डिटेल नोट्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप उसमें जाकर ये देख सकते हैं। हमारा वेलकम ऑफर जो है ओनली 599 है। और इसके अलावा भी कोई अगर आपको वीडियो डिस्कस करने हो जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। थैंक यू।